नमस्कारः। शास्त्री द्वितीय वर्षस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। यथा शास्त्री द्वितीय वर्षे भवन्तः जानन्ति यत् आहत्य 7 प्रश्नपत्राणि सन्ति। तत्र प्रथम प्रश्नपत्रम् अस्ति अनिवार्य साहित्यम्। अस्मिन् साहित्ये भवतां कृते निर्धारितं काव्यम् अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकम्। संस्कृतवाङ्मयस्य सर्वोत्तमं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं वर्तते। अस्माकं महत् सौभाग्यम् अस्ति यत् वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं पठामः। तर्हि अस्माकं अस्यां कक्षायां मंगलाचरणतः सप्तमाङ्कात् पर्यन्तं वयं सम्पूर्णं नाटकं पठिष्यामः। ततः पूर्वम् अद्य वयम् अस्य नाटकस्य रचयितुः महाकवि कालिदासस्य परिचयं जानीमः। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। अद्य कक्षायाम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकस्य रचयितुः महाकवि कालिदासस्य परिचयं पठामः। अस्मिन् परिचये वयं मुख्यतः बिन्दुद्वयं पठिष्यामः। कविपरिचयः, रचनापरिचयश्च। इत्युक्ते महाकवि कालिदासस्य जीवनविषये किञ्चित् ज्ञास्यामः, किञ्चित् कविना लिखितानि काव्यानि कानि सन्ति तस्मिन् विषये किञ्चित् ज्ञास्यामः। तर्हि सर्वप्रथमं महाकवि कालिदासस्य जीवनपरिचयं जानीमः। महाकवि कालिदासस्य जीवनपरिचये अत्र कानिचित् तथ्यानि सन्ति, तानि मनसि निधाय इदानीं वयं परिचयं पठामः। यतोहि भवन्तः जानन्ति यदस्माकं ये कवयः सन्ति ते निस्पृहाः सन्ति, निरीहाः सन्ति, ते स्वकीयविषये किमपि न लिखितवन्तः। तर्हि इतस्ततः वृत्तैः तेषां परिचयः ज्ञातव्यः भवति। तर्हि अत्र अहम् एकं तु नवरत्नवृत्तं वदामि, तेन जानीमः वयं यत् महाकवि कालिदासः कस्य आश्रितः आसीत्। विद्योत्तमावृत्तं पठित्वा वयं ज्ञास्यामः यत् केन सह तस्य विवाहः अभवत्, कथं स विद्वत्तां प्राप्तवान् इत्यादि। जन्मस्थानं किम् अस्ति इति काव्येषु वर्णितानि स्थानानि कानि कानि सन्ति तदाधारेण तत्र कवेः आग्रहः अधिकः कुत्र अस्ति तदाधारेण जन्मस्थानं निश्चयं कुर्मः। स्थितिकालम् अपि यस्य राज्ञः आश्रितः कविः अस्ति तदनुसारं स्थितिकालं पश्यामः। उपाधिः क आसीत्, अन्यत् किमपि वृत्तं वर्तते, तत्सर्वम् अस्मिन् इदानीम् अस्यां कक्षायां पठामः। सर्वप्रथमं नवरत्नवृत्तं पठामः। ज्योतिर्विदाभरणम् एकं ग्रन्थः, एकं शास्त्रमस्ति। तदनुसारं तत्र एकं पद्यमस्ति। तदनुसारं महाकवि कालिदासः उज्जयिन्याः राज्ञः विक्रमादित्यस्य धन्वन्तर्यादिनवरत्नेषु अन्यतमः आसीत्। कथं तत् पद्यं किमस्ति इति प्रश्ने सति अत्र पद्यं पठामि। धन्वन्तरी क्षपणकामरसिंह शङ्कु वेताल भट्ट घटकर्पर कालिदासाः ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वैवररुचिर्नवविक्रमस्य इति पद्यं ज्योतिर्विदाभरणस्य अस्ति। तदनुसारं वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् महाकवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य राज्याश्रितः कविः आसीत्। कः खलु राजा विक्रमादित्य? एषः, है ना?
एषः राजा विक्रमादित्यः आसीत्, है ना, मालव देशस्य राजा, मालवं वदतु अथवा अवन्तीं वदतु उज्जयिनी वदतु किमपि, एषः राजा विक्रमादित्यः नवरत्नेषु एकः रत्नमासीत्। धन्वन्तरी, क्षपणकः द्वितीयः, तृतीयं रत्नमास्ति अमरसिंहः, शङ्कुः, वेतालभट्टः, घटकर्परः, कालिदासः, वराहमिहिरः, वररुचिः। एवं भिन्न भिन्न शास्त्रेषु पारंगताः इमे विद्वांसः वस्तुतः राज्ञः विक्रमादित्यस्य रत्नभूतानि आसन्। तत्र संस्कृतस्य रत्नमासीत् महाकवि कालिदासः। अन्यत् किं, पुनः तेषां विषये, महाकवि कालिदास विषये किंचित् किं वदन्ति अस्ति, तदनुसारम् अत्र वदामि। कालिदासः पूर्वं तादृशः विद्वान् न आसीत्। जनश्रुतिः वर्तते यत् वृक्षस्य यस्यां शाखायां स उपविशति स्म, स ताम एव शाखां छिनत्ति स्म। जिस पेड़ की शाखा पर बैठते थे उसी को तोड़ते थे। अंजाम आप सबको मालूम है कि अगर जिस शाखा पर हम बैठे हैं और उसी को काटेंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से ऊपर से धड़ाम से गिरेंगे। किंतु तादृशम अज्ञानम आसीदिति केचन वदन्ति। किंतु केषाञ्चित् पंडितानां षड्यंत्रेण कालिदासस्य विवाह एकया विदुष्या विद्योतमा इत्याख्यया राजकुमार्या सह अभवत्। कहा जाता है कि कुछ विद्वानों ने कुछ षड्यंत्र किया और षड्यंत्र से एक अभिमानी राजकुमारी विद्योतमा थी, उसके साथ इनका विवाह कर दिया गया। विवाहानंतरम पत्न्या तिरस्कृतः कालिदास। विवाह के बाद खिड़की से एक ऊंट गुजर रहा था तो उष्ट 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 ऐसा बोला, तो जैसे उन्होंने मुख से पहली बार आवाज निकली तो विद्योतमा चकरा गई। अरे बाप रे, एषः किम उष्ट्रः इति शुद्धोच्चारणमपि न कर्तुं शक्नोति, क खलु एषः, एषः तु अज्ञानी अस्ति इति मत्वा तस्य तिरस्कारं कृत्वा गृहात् बहिर्निष्कासवती। तर्हि तदनन्तरं काली देव्याः महाकवि कालिदासः ततः गृहात् निर्गत्य काली देव्याः उपासनां कृतवान्, येन स विद्वत्तां लब्धवान् इति। अनन्तरं यदा स वैदुष्यं लब्ध्वा गृहं प्राप्तवान् तदा स द्वारम् उद्घाटयितुं बहिस्तात् एव विदुषीं पत्नीं कथयति। जब बहुत अच्छी विद्वत्ता प्राप्त करके महाकवि कालिदास अपने घर लौटे तो घर लौटने के बाद टिक 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 ऐसे की तो, और कहा, क्या बोला, कहा अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। वाह, दरवाजे के किवाड़ खोल करके सम्मुख उपस्थित होइए, ऐसा वाक्य जब संस्कृत में बोला गया, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, यथा यदा एतत् उक्तं तदा अन्ते विदुषी पत्नी द्वारोद्घाटनात् पूर्वमेव चिन्तितवती, पुनश्च उक्तवती, ओहो अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः, लगता है कोई बहुत बड़ा विद्वान दरवाजे पर आया हुआ है। अस्ति कश्चित् वाग्विशेष, वाग्विशेषः इत्युक्ते विद्वान, कोई विद्वान है जिसने इतना सुंदर वाक्य बोल करके दरवाजा खोलने के लिए निवेदन किया। तो श्रूयते, कहा जाता है कि विदुषी पत्नी विदुषां सर्वेषां निश्चयमस्ति, प्रायः सभी विद्वानों का यह कहना है कि महाकवि कालिदासः एतत् वाक्यम् आधृत्य एव त्रीणि काव्यानि रचितवान्। कौन सा वाक्य, अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः। अतः त्रयाणां काव्यानां प्रारंभिक शब्दः
अयम अस्य वाक्यस्य एव पदम अस्ति। उच्यते अस्ति, इस पद को लेकर के कुमार संभव की रचना हुई, अतः कुमार संभवस्य मंगलाचरणस्य प्रथमं पदम अस्ति अस्ति। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इति पद्यमस्ति, तत्र मंगलाचरणं, तत्र अस्ति इति पदमस्ति। कश्चित्, कश्चित् इत्युक्ते मेघदूत, कश्चित् इति पदेन मेघदूतस्य रचना अभवत्, अतएव मेघदूतस्य मंगलाचरणस्य प्रथमं पदम् अस्ति कश्चित्। यथा पंक्तिं पठामि, प्रथमं कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इति। अत्रापि कश्चित् इति पदम् अस्ति। वाक् अस्ति कश्चित्, वाक् विशेष, अत्र पदमस्ति वाक्। तर्हि वाक् पदेन रघुवंश महाकाव्यस्य रचना अभवत्, अतएव रघुवंशस्य मंगलाचरणे प्रथमं पदमस्ति वाक्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति वयं जानीमः। एवं अत्र अस्ति कश्चित् वाक् इति त्रिभिः पदैः त्रीणि महाकाव्यानि रचितवान् महाकवि कालिदासः इति किं विदन्ति अस्ति अथवा जनश्रुतिः अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। पुनः अग्रे महाकवि कालिदासस्य जन्म विषय है ना, जन्म विषय, महाकवि कालिदासस्य जन्म कुत्र अभवत्? यतोहि यः खलु प्रथितः भवति, प्रसिद्धो भवति, तस्य जन्म विषय यदि सः स्वयं न लिखति तर्हि बहवः जनाः वदन्ति, ओ जानाति वा, एषः मम ग्रामस्य अस्ति, एषः अस्माकं प्रान्तस्य अस्ति इति। अतएव महाकवि कालिदासस्यापि विषय एवमेव अभवत्। महाकवि कालिदासः स्वयं तु स्वकीय जन्मस्थान विषये किमपि न लिखितवान्, अतः बहवः विद्वांसः उक्तवन्तः एषः अस्माकं देशस्य अस्ति, एषः अस्माकं देशस्य अस्ति इति। तर्हि केचन विद्वांसः विदर्भदेश, महाराष्ट्रस्य उत्तरपूर्वभागः अस्ति है ना विदर्भ, तर्हि केचन विद्वांसः वदन्ति अत्र विदर्भदेशस्य अस्ति, यतोहि महाकवि कालिदासस्य रचनायां वैदर्भी शैली अस्ति, वैदर्भी शैली। तर्हि वैदर्भी शैली प्रायः विदर्भदेशीया ये विद्वांसः सन्ति ते एव प्रयुङ्क्ते, अतः बहवः विद्वांसः वदन्ति महाकवि कालिदासस्य जन्म विदर्भदेशे अभवत् इति। केचन वदन्ति महाकवि कालिदासस्य जन्म कश्मीर प्रदेशे अभवत्, यतोहि प्राचीन काले बहवः ये केपि विद्वांसः जाता ते कश्मीर देशस्यैव आसन्। साहित्यशास्त्रीयाः अथवा कवयः प्रायः कश्मीर देशस्यैव आसन्। अपि च अत्र अलकापुर्याः यद्वर्णनमस्ति तदपि कश्मीर देशस्य समतुल्यम् अस्ति। एतेन केचन वदन्ति यत् महाकवि कालिदासः कश्मीर देशस्य अस्ति। पुनः केचन वदन्ति बंगाल देशस्य है ना, बंगाल इत्युक्ते गौड़ प्रदेशः है ना, बंगाल वदत् पश्चिम बंगाल अस्ति यत्र कोलकाता इत्यादिकं। केचन वदन्ति यत् महाकवि कालिदासस्य जन्म बंगाल प्रदेशे अभवत्, तत्रापि ते तत्र तर्कान् प्रयच्छन्ति। पुनः बहवः विद्वांसः वदन्ति यत् महाकवि कालिदासस्य जन्मस्थानम् उज्जयिनी वर्तते। उज्जयिन्याः अपरनाम अस्ति अवन्तिदेशः। मध्यप्रदेशे एषः नगरम् इदानीं वर्तते। उज्जयिनी महाकालस्य यत्र स्थानं वर्तते तत्र अस्ति उज्जयिनी। तर्हि बहवः विद्वांसः वदन्ति महाकवि कालिदासस्य जन्म उज्जयिनी नगरे अभवत् इति। अत्र उज्जयिनी देशे अभवत् तस्मिन् प्रसंगे केचन अत्र तर्काः दत्ताः सन्ति। के सन्ति? यथा प्रथमः तर्कः अस्ति तेषाम्, उज्जयिन्याः राज्ञः
विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु अन्यतमः आसीत्। महाकवि कालिदास जो थे वो राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। और राजा विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उज्जैनी के राजा थे। तो अनेन ज्ञायते महाकवि कालिदासोऽपि उज्जैन्याम् एव निवसति स्म। एकः तर्कः एषः अस्ति। पुनः वक्रपन्था इति कृत्वा एकं पद्यम् अस्ति मेघदूते। मेघदूते यक्षस्य मार्गं वर्णयन् कविः प्रतिपादयति यत् हे मेघ, यद्यपि तस्य मार्गः वक्रः स्यात् तथापि उज्जयिनीम् अवश्यं गच्छेत्। उज्जयिन्याः रमणीयतायाः अदर्शनेन जीवनं निष्फलं भवेत्। रामगिरी आश्रम से अलकापुरी तक जाना था, है ना। रामगिरी आश्रम इत्युक्ते वर्तमान समय रामटेक, अलकापुरी इत्युक्ते हरिद्वार तोपि अग्रे। तो इस तरह का जो मार्ग निश्चित किया था उसमें उज्जैनी जो है वो थोड़ा अलग रह जाता था। किंतु मेघदूत पे जब हम पढ़ते हैं तो महाकवि कालिदास मेघ को मार्ग बताते हुए विशेष आग्रह करते हैं कि हे मेघ, तुम्हारे लिए यद्यपि मार्ग में नहीं पड़ता उज्जैनी, किंतु फिर भी तुम उज्जैनी जरूर जाना, क्योंकि उज्जैनी नगर की रमणीयता को जिसने नहीं देखा उसका जीवन निष्फल है। किसी भी कवि का किसी नगर के प्रति इतना आग्रह तभी हो सकता है जब वो वहां का जन्मा हुआ हो या वहां रहता हो। तो अनेन प्रतिभाति यत् महाकवि कालिदासस्य जन्म अथवा कर्मस्थानम उज्जयिनी वर्तते। न केवलं मेघदूते अपितु कवीनाम् अन्य रचनासु अपि अवंती प्रदेशस्य अर्थात उज्जयिनी के नदी पर्वतादि लघुतराणाम् अपि वस्तूनां यथा साभिनिवेश वर्णनं दृश्यते तेन कालिदासस्य उज्जयिन्यां पक्षपातः दरीदृश्यते। जिस तरह से उज्जयिनी के छोटी छोटी वस्तुओं का, चाहे उज्जयिनी की नदी हो, क्षिप्रा नदी हो, वहां के पर्वतों और भी छोटे छोटे जितनी सुंदर वस्तुओं का जितनी सुंदरता से वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है, इससे पता लगता है कि वो उस स्थान से खूब अच्छी तरह से परिचित थे। अनेनापि ज्ञायते यत् महाकवि कालिदासः उज्जयिन्याः आसीत्। मेघदूते महाकालस्य शोभां वर्णयन्, मेघदूत में महाकाल का शोभा का वर्णन करते हुए कवि यक्ष मुखेन मेघम प्रार्थयते, यक्ष के द्वारा मेघ से प्रार्थना करता है कि सह सूर्यास्त कालम प्रतीक्ष्य तत्र स्निग्ध गंभीर घोषेण महाकाल पूजायां वाद्यवादन कार्यम संपादयतु इति। यक्ष मेघ से कहते हैं कि तुम महाकाल जा रहे हो तो सुबह अगर पहुंच गए तो ऐसा नहीं कि तुम दोपहर तक निकल जाओ लंच करके, नहीं, रुकना, रात तक रुकना। क्यों? यतो ही सायंकाले महाकालस्य बहु सम्यक तत्र आरती भवति, है ना, वहां आरती होती है। और उस आरती में जैसे नगाड़े बजते हैं धुम धुम धुम, तो तुम भी वहां पर रहना। और तुम मेघ हो तो मेघ में आवाज होते है गुड़ 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 गुड़, तो इस तरह की आवाज के द्वारा तुम वहां की आरती में सहयोग करना, भगवान शिव की आरती करना। ये बात उन्होंने यक्ष के मुख से मेघ को कहलवाई। तो इससे भी प्रतीत होता है कि वो उनका आग्रह उज्जयिनी के प्रति विशेष है। एवं सर्वविध समीक्षया अंतर बहिर् साक्षाणां प्रमाणेन च प्रतीयते यत् कालिदासः निश्चयेन उज्जयिनी वास्तव्यः आसीत् इति। अर्थात जन्म विषये तथापि यद्यपि वयं जन्म विषये यद्यपि न वदामि कुत्र अभवत्, किन्तु अहम् एतद् निश्चयेन वक्तुं शक्नोमि यत् महाकवि कालिदासस्य कर्मस्थानम् उज्जयिनी अवश्यम् आसीत्, है ना। जन्म न जाने कुत्र अभवत्, भवितुमर्हति जन्म, किन्तु कर्मस्थानम् अथवा स्वकीय जीवनस्य अधिककालं ते उज्जयिन्यां यापितवन्तः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। स्थितिकालः, महाकवि कालिदासस्य समयः किम्?
महाकवि कालिदास कौन से समय में हुए थे, ये बात भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। सप्तम ईस्वीयाब्दे राज्ञः हर्षवर्धनस्य राजकविः बाणभट्टः, राजा हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट कालिदासम निम्न प्रकारेण स्मरते, कालिदास को इस प्रकार से स्मरण करते हैं। कैसे? उन्होंने लिखा है, निर्गतासु नवा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतर मधुर सांद्रासु मंजरिष्वेव जायते। इस पंक्ति ये कब लिखी गई? 7वीं शताब्दी में। तो 7वीं शताब्दी में लिखा गया, इससे ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि महाकवि कालिदास 7वीं शताब्दी के पहले ही हुए हैं, उसके बाद नहीं। अनेन स्पष्टं भवति यत् कवि कालिदासः सप्तम ईस्वीयाब्दतः पश्चाद्वर्ती नास्ति। कवि कालिदास राज्ञः विक्रमादित्यस्य समकालिकः आसीत् इति जनश्रुतिः वर्तते। महाकवि कालिदास किसी विक्रमादित्य नाम के राजा के समकालिक थे, ये जनश्रुति प्रसिद्ध है। परंतु भारतीय इतिहासे विक्रमोपाधिधारिणाः चत्वारो राजानः दृश्यन्ते। यद्यपि ये बात तो ठीक है, किंतु विक्रम उपाधि के धारी राजा भी 4 हुए हैं। तो कस्य आश्रितः कालिदासः आसीत् इति अत्र संदेहः अस्ति। तस्मात् कालिदासस्य स्थितिकालः अपि भिन्न भिन्न रूपेण प्रतिपादितः। विदुषां सर्वविध समालोचनया सिद्ध्यते यत् ईसा पूर्व प्रथम शतकोद्भवस्य मालव देशस्य राज्ञः, मालव बोलो, उज्जैनी बोलो, अवंती बोलो, ये सब एक ही पर्यायवाची है। मालव देशस्य राज्ञः विक्रमादित्यस्य समकालिकः वर्तते कालिदासः। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए मालव देश अर्थात उज्जैनी देश के राजा विक्रमादित्य के समकालिक महाकवि कालिदास थे, ऐसे सभी विद्वानों का एक मत होता है। अनेन स्पष्टं भवति यत् महाकवि कालिदासस्य स्थितिकालः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी वर्तते, अर्थात ईसा पूर्व पहली शताब्दी में महाकवि कालिदास का समय था, ऐसा हम कह सकते हैं। अस्तु, इदानीम् अन्यत् उपाधि विषय पठामः। स्थितिकालः अभवत्। महाकवि कालिदासस्य कृते एकः उपाधिः आसीत्। किम? दीपशिखा कालिदासः। उनको दीपशिखा कालिदास कहा जाता था। पता है क्यों? क्योंकि रघुवंश महाकाव्य के 6ठे सर्ग के 67वें श्लोक में इंदुमत्याः उपमा दीपशिखया सह दत्तमस्ति। किमुक्तं तत्र श्लोकः अस्ति, संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिं वरासा नरेन्द्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भवं ससभूमिपालः। अर्थात पतिं वरासा संचारिणी, पति का वर्ण करने के लिए इंदुमती का स्वयंवर चल रहा है। इंदुमती हाथ में माला लेकर के दोनों तरफ बैठे हुए सभी राजा लोग हैं। इंदुमती हाथ में माला लेकर के जब चल रही थी, संचारिणी उस मार्ग पर आगे आगे संचरण कर रही थी, तो उसकी उपमा महाकवि कालिदास ने दीप शिखा की तरह दी है ना। दीप शिखा का मतलब एक लालटेन या एक सुंदर सा दीपक ले लें, वो ले करके कोई अंधेरा हो, जहां जिस गली में बहुत अंधेरा हो, उस गली में जहां बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हो, तो ऐसे किसी नरेंद्र मार्गाट है ना, नरेंद्र मार्गाट मतलब राजमार्ग पर बने बने बहुत बड़े बड़े विशाल भवन, जहां हो उस गली से जब गुजरता है कोई दीप शिखा लेकर के, तो देखना जब जब दीप शिखा जाती है वहां तो उजाला हो जाता है, और जहां दीप शिखा क्रॉस हो जाती है वहां पीछे पीछे अंधेरा हो जाता है। ठीक उसी तरह स्वयंवर के लिए आगे बढ़ती हुई इंदुमती आगे आगे जा रही है। जिन जिन राजाओं के पास होती हुई जा रही है,
वे राजा तो बिल्कुल प्रकाशित हो रहे, आनंदित हो रहे, देखो 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 हमारी तरफ आ रही है इंदुमती, हो सकता है हमारे साथ इनका विवाह हो जाए। लेकिन जिन राजाओं को क्रॉस कर देती थी कि नहीं नहीं इनसे विवाह नहीं करना है, वे राजा विवर्ण भावम प्रपेदे, अर्थात बिल्कुल मुख मालिनता को प्राप्त हो जाते थे। संचारिणी दीप शिखे व रात्रौ, है ना, रात्रौ जिस रात्रि में दीप शिखा को लेकर के जैसे संचारिणी संचरण करने वाली की तरह, सा पतिंवरा वह पति का वर्ण करने वाली इंदुमती, यम यम व्यतीयाय जिन जिन को व्यतीत करके, जिन जिन को छोड़ करके आगे बढ़ती थी, स स भूमिपाल वे राजा नरेंद्र मार्गाट इव, राजमार्ग पर बने बने बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की तरह, विवर्ण भावम प्रपेदे, है ना, चेहरे पर मलिनता की तरह प्राप्त हो जाते थे। तो अनेन प्रतीयते दीप शिखा, बस ये इतनी सुंदर प्रसिद्धि हुई कि महाकवि कालिदास को अद्यापि दीप शिखा कालिदास इत्यनेन वदन्ति। महाकवि कालिदासस्य विषये एका प्रसिद्धिः अस्ति, एषः श्लोकः अस्ति, पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव। पुरा प्राचीन काले कवीनाम गणना प्रसंगे, है ना, कवियों की गणना करते हैं, चलो ऐसा करके कुछ लोग बैठे और कवियों की गणना करने के लिए बैठे। तो कहते हैं गणना करने के लिए बैठे, तो चलो सबसे पहले तो हम गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले महाकवि कालिदास, ठीक, महाकवि कालिदास, कालिदास 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 कालिदास, अरे इनके जैसा तो कोई कवि है भी नहीं, और हम और इनके साथ किनको रखें, कोई नहीं। अतएव इसके बाद वाली जो अंगुली है, इस अंगुली का नाम अनामिका रह गया, ऐसा कहते हैं। पूरा प्राचीन काले कवि नाम गणना प्रसंगे, कवियों की गणना प्रसंग में कनिष्ठिकाधिष्ठित, इस कनिष्ठ अंगुली पर विराजे कालिदास के बाद, अद्यापि आज भी, तत्तुल्य कवे अभावात, उनके जैसे कवि का अभाव होने से, अनामिका, इस अंगुली का नाम अनामिका, सार्थवती बभूव, सार्थक हो गया। इति प्रसिद्धि अपि कालिदास विषय श्रूयते, अर्थात महाकवि कालिदास जैसा न भूतो न भविष्यति, ऐसे महान कवि कालिदास हुए हैं। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः इति पद्येन ज्ञायते यत् महाकवि कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति उपमा विषय, है ना, वो उपमा इतनी सुंदर देते हैं कि सुनने वाले का मन आह्लादित हो जाता है ना। अतः उपमा कालिदासस्य इति महाकवि कालिदासस्य विषये अत्यंत प्रसिद्धि वर्तते। पुनः रीति शैली वर्तते वैदर्भी, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते इति, है ना, वैदर्भी रीति के संदर्भ में महाकवि कालिदास अत्यंत विशिष्ट विद्वान थे इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, इदानीं वयं रचना परिचयं पठामः। महाकवि कालिदासस्य आहत्य 7 रचनाः सन्ति। किंचित लघु लघु परिचयम् अत्र जानीमः। ऋतुसंहारम् एकं खंडकाव्यम् अस्ति। महाकवि कालिदासस्य एषा प्रथमा कृतिः, सबसे पहली कृति है। अत्र 6 सर्गाः सन्ति, 6 सर्ग हैं। ग्रीष्म वर्षा शरत् हेमंत शिशिर वसंतानां षण्णां ऋतूनां वर्णनम। ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर और वसंत 6 ऋतुओं का वर्णन इस ऋतु संहार नामक खंड काव्य में किया गया है। कुमार संभवम एकं महाकाव्यम् अस्ति। प्रथमं महाकाव्यं ध्यानेन शृण्वन्तु। महाकवि कालिदासस्य प्रथमा कृतिः ऋतु संहारम्। प्रथमं महाकाव्यं कुमार संभवम्। अत्र 17 सर्गाः सन्ति। कुमार संभवम् इत्युक्ते कुमारस्य संभवं यत्र वर्णितं तत् कुमार संभवं। कः खलु कुमार? कुमार इत्युक्ते कार्तिकेय।
कुमारस्य कार्तिकेयस्य जन्म संभवम नाम जन्म यत्र वर्णितमस्ति तदस्ति कुमार संभवम। आदितः अष्टम सर्ग पर्यन्तं विदुषा मल्लिनाथेन संजीवनी इत्याख्या टीका अत्र विरचिता। मेघदूतम एतदपि एकं खंडकाव्यम् अस्ति। अस्य भागद्वयम् अस्ति। इस मेघदूत खंड के दो भाग हैं, पूर्व मेघः उत्तर मेघश्च। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघे रामगिरी आश्रम रामगिरी पर्वतात् आरभ्य अलकापुरी पर्यन्तं संपूर्ण भारतवर्षस्य प्राकृतिक सौंदर्यं वर्णितम् अस्ति। एतत् मेघदूतम्। ये साहित्यस्य छात्राः सन्ति तेषां पाठ्यक्रमे मेघदूतम् इति खण्डकाव्यम् अस्ति। ते पठिष्यन्ति। रामगिरी पर्वतात् अलकापुरी पर्यन्तं संपूर्णं सौन्दर्यं तत्र महाकविना प्रस्तुतम्। उत्तरमेघे मानव हृदयस्य अन्तः सौन्दर्यस्य विमलं वर्णनं चित्रितमस्ति। एकः विरही नायकः कथं स्वकीयां विरहिणीं नायिकां पत्रं लिखति, है ना, पत्रे कथं प्रेम प्रदर्शयति, एतत् सर्वम् अत्यंत सौन्दर्येण महाकवि कालिदासेन मेघदूते सम्यक्तया वर्णितम्। रघुवंश महाकाव्यम् अत्र 29 सर्गाः सन्ति। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामचन्द्रादीनां 31 रघुवंशीयानां राज्ञां वर्णनम् अत्र वर्तते। सर्वोत्तमं महाकाव्यम् एतदस्ति, है ना। महाकाव्यद्वयम् अस्ति, कुमारसम्भवं, रघुवंशम्। रघुवंशं सर्वोत्तमं काव्यं वर्तते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। विक्रमोर्वशीयम् इदानीं नाटकत्रय विषये पठामः। विक्रमोर्वशीयम् एकं नाटकम् अस्ति। अत्र 5 अंकाः सन्ति। पुरुर्वा उर्वश्योः प्रणयः कविना सरल शैल्या वर्णितः। पुरुर्वा और उर्वशी के प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन और सरलता से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। नाटकीय चातुर्यापेक्षया कवित्व चातुर्यम अधिकं विलसति। एकं भवति नाटकीय चातुर्यम, एकं भवति कवित्व चातुर्यम। किंतु महाकवि कालिदासस्य अस्मिन् नाटके कवित्व चातुर्यम अधिकम् अस्ति इति अत्र वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एकं नाटकम् अस्ति मालविकाग्निमित्रम्। अत्र 5 अंकाः सन्ति। 96 पद्यानि अत्र सन्ति। शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ राजकन्या मालविका च इति द्वयोः प्रेम्णः, अग्निमित्र और मालविका नाम से ही स्पष्ट है, मालविका अग्निमित्र, मालविका नायिका, अग्निमित्र नायिका, है ना। अनयोः द्वयोः प्रेम्णः अभिरामं चित्रणम् अस्मिन् नाटके कमनीय शैल्याः विहितमस्ति। अन्तःपुरस्थानां रति ईर्ष्यादि भावानां मनोरमं वर्णनम् अत्र अस्ति। अस्तु, इदानीं पाठ्यक्रमे अस्ति अस्माकम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। संक्षिप्तेन एव अभिज्ञानशाकुन्तलस्यापि परिचयं वयं जानीमः। काव्यं किमस्ति, नाटकम् अस्ति। एतत् उपजीव्यं किमस्ति, अभिज्ञानशाकुन्तलस्य उपजीव्यम् इत्युक्ते अस्य कथानं कस्मात् स्वीकृतमस्ति, कहाँ से ली गई है, अभिज्ञान शाकुन्तलम की कथा हमको कहाँ से प्राप्त होती है इति। तर्हि महाभारतस्य आदिपर्वणः शकुन्तलोपाख्यानस्य 67 अध्यायतः 74 अध्यायं यावत् महाभारत का एक आदि पर्व है। उस आदि पर्व के शकुन्तलोपाख्यान उसमें है। जो यह उपाख्यान 67वें अध्याय से लेकर के 74वें अध्याय में है, उसकी जो कथानक है, उस कथानक को महाकवि कालिदास ने लेकर के अभिज्ञान शाकुन्तलम ये काव्य रचा। अर्थात महाकवि अभिज्ञान शाकुन्तलस्य उपजीव्यम् अस्ति महाभारतम् इति। पुनः विस्तारः कियदस्ति अस्य नाटकस्य, तर्हि अत्र 7 अंकाः सन्ति। कति अंकाः? 7 अंकाः सन्ति। अभिज्ञान शाकुन्तले 7 अंकाः सन्ति। पुनः अत्र एतानि पद्यानि अत्र सन्ति। 96 अत्र पद्यानि सन्ति, श्लोकाः सन्ति। संवादात्मक गद्यमपि अत्र बहु सम्यक् वर्तते।
प्रधानरसः अत्र कः? तर्हि शृङ्गाररसः अत्र प्रधानरसः, है ना। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रधानरसः शृङ्गाररसः। नवरसाः भवन्ति खलु, तेषु नवरसेषु प्रधानरसः शृङ्गाररसः। संयोगशृङ्गारस्य अत्यधिकं, है ना, संभोगशृङ्गारस्य सुन्दरं वर्णनं तृतीयाङ्के वयं पठिष्यामः। विप्रलम्भ वियोगशृङ्गारस्य तत्र किं वर्णनं वयं चतुर्थ पंचम षष्ठाङ्केषु वयं पठिष्यामः। पुनः चतुर्थाङ्के एकः करुणरसः अपि अत्र वर्णितः अस्ति। एवं यद्यपि मुख्यरसः शृङ्गाररसः, किन्तु अन्येपि रसाः अत्र अङ्गत्वेन स्वीकृताः। अन्येषामपि रसानां समन्वयो अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र 24 छन्दसां प्रयोगः अस्ति। तत्र आर्या छन्दसः प्रयोगः सर्वाधिकम् अस्ति। वसन्ततिलकायाः अपि प्रयोगः अत्र विद्यते। अलङ्कार योजना इत्युक्ते के अलङ्काराः प्रमुखाः येषां प्रयोगः अत्र अभवत्? उपमा, उपमा तु भविष्यति एव। उपमा, रूपक, अर्थान्तरन्यास प्रमुखाः प्रायः 40 अलङ्काराणां प्रयोगः महाकवि कालिदासः कृतवान्। नायकः कः अस्ति? अत्र नायकः अस्ति पुरुवंशी राजा दुष्यन्तः, धीरोदात्त नायकः अस्ति। नायिका अस्ति शकुन्तला, सा च मुग्धा नायिका वर्तते। अन्य पात्राणि अपि अत्र सन्ति, यथा ऋषिकण्वः, शारङ्गरवः, शारद्वतः, महर्षि दुर्वासा, महर्षि मारीचः, माढव्य विदूषकस्यैव नाम अस्ति, कंचुकी, धीवरः, अनुसूया, प्रियंवदा, गौतमी, अदिति इत्यादि अपि अन्य पात्राणि अत्र सन्ति। वयं समय समयेन पठिष्यामः। अत्र अस्य नाटकस्य नामकरणं कथम् अभवत्? अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। ध्यान से सुनना अब इसको। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाम कैसे पड़ा? प्रायशः परीक्षायां प्रश्नोपि अयम् आगच्छति। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, जिससे किसी की पहचान होती है उस पहचान को अभिज्ञान कहते हैं। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, है ना, जिससे किसकी पहचान होती है उसे हम अभिज्ञान कहते हैं। अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय हो करके अभिज्ञानम इस पद की रचना हुई। शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम। शकुंतला को लेकर के रचा गया नाटक शाकुंतलम ये कहा जाता है। शकुंतला में अण प्रत्यय होकर के शाकुंतलम ये पद बना। अब अभिज्ञान शाकुंतलम शब्द कैसे बना? तो अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, किसी पहचान विशेष की प्रधानता को लेकर के जो शाकुंतलम लिखा गया, जो नाटक लिखा गया, उसको हम अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं। अत्र वयं द्रक्ष्यामः एकं विशिष्टम् अभिज्ञानम् अस्ति, तेन एव कथायाः परिवर्तनं भवति, पुनः तस्य मेलनेन एव कथायाः पुनः परिवर्तनं भवति। अत्र टर्निंग पॉइंट्स अस्ति, तदेव अभिज्ञानम्। अतः अभिज्ञान प्रधानं शाकुंतलम् इति अभिज्ञान शाकुंतलम् अस्या व्युत्पत्तिः अस्ति। अभिज्ञान सहितं शाकुंतलम् अभिज्ञान शाकुंतलम्, भवान् एवमपि वक्तुं शक्नोति। अभिज्ञान सहितं शाकुंतलम्, अभिज्ञान प्रधानं शाकुंतलम्, है ना, अथवा अभिज्ञानं च शकुंतला च इत्यभिज्ञान शाकुंतले ते अधिकृत्य कृतं नाटकम् अभिज्ञान शाकुंतलम्। कथमपि वयं वक्तुं शक्नुमः। एतत् सर्वं तदेव, है ना, तम एव अर्थं प्रायः बोधयति। अत्र अमानवीय अपि पात्राणि सन्ति। मातलीः, सानुमती, मेनका, छाया पात्राणि वसुमतीः, हंसपदिका इत्यादिकम्। प्रथमः आङ्ग्लभाषानुवादः विलियम जोन्स। प्राकृत प्रयोगाः गद्यभागे शौरसेनी, पद्येषु महाराष्ट्रीय प्राकृतम्,
पुनः पंचमांके धीवर रक्षकयोः संवादः मागधी भाषायां वर्तते। नाटकस्य प्रसिद्धि अस्ति कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञान शाकुन्तलम् तत्रापि च चतुर्थोंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। कालिदास का अगर सब कुछ है तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी चौथा अंक, उसमें भी 4 श्लोक है ना। अन्यदपि वर्तते काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र रम्यश्चतुर्थोंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम। काव्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है नाटक, नाटक में भी सर्वश्रेष्ठ नाटक है शकुंतला, और शकुंतला का भी सर्वश्रेष्ठ कोई भाग है तो वो चौथा अंक, और उस चौथे अंक में भी सबसे महत्वपूर्ण है तो वो 4 श्लोक। कौन से हैं वे 4 श्लोक? श्लोक चतुष्टयम यद्य शकुंतलेति इति शुश्रूषस्व गुरुन् चतुर्थंकस्य पातुं न प्रथमं व्ययस्यति जलम् इत्यपि चतुर्थंकस्य अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् इति। ये श्लोक चतुष्टय जो है वो सबसे अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त कहे जाते। प्रथम जर्मन भाषायाम् अनुवादः जॉर्ज फास्टर कृतवान्। दुष्यन्तस्य तिस्रः पत्न्यः वसुमती हंसपदिका शकुंतला च। भरतवाक्ये छन्दः अस्ति रुचिरः। एवं अद्य वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य सामान्य परिचयम् अपि च नाटकस्यास्य रचयितुः महाकवि कालिदासस्य सामान्य परिचयं पठितवन्तः। श्वः आरभ्य वयम् अस्य नाटकस्य प्रारम्भं करिष्यामः। मङ्गलाचरणतः अस्य प्रारम्भो भविष्यति। तर्हि तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः नमस्ते।